guys, you are watching my YouTube channel Success Heights and I am Jyotsna. Today we are going to start second chapter of home science, किशोर अवस्था यानी कि एडोलेसेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं एडोलेसेंस क्या होता है। तो एडोलेसेंस होता है ये एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है बिटवीन चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। ठीक है, ये एक ब्रिज है जिसको हम एडोलेसेंस कहते हैं। एडोलेसेंस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इट मीन्स टू ग्रो अप, एज ऑफ मेच्योरिटी होती है। ठीक है, वही हम हिंदी में भी पढ़ते हैं। किशोरावस्था लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की दिशा में विकसित होना। और डेफिनेशन क्या है इसकी? किशोरावस्था विकास की वह तीव्र अवस्था है जिसमें बालक वयस्कता की ओर बढ़ते हैं। इसमें बालक युवक के समान और बालिकाएं युवतियों के समान प्रतीत होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको टैग करने में काम आती है। और किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का परिवर्तन काल है, यानी कि adolescence is a period is a transitional period between childhood to adulthood। ठीक है, और इस अवस्था को टीनेज भी कहा जाता है। आइजैक के अनुसार ये अवस्था आत्म उत्तरदायित्व यानी कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की एज है, यानी कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की एज है। आत्म उत्तरदायित्व, इसको हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। और एडोलेसेंट ही वो एज है जिसमें कि एक किशोर अपने उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक हो जाता है, यानी कि अवेयर होने लगता है, उनको समझने लगता है अपनी ड्यूटीज़, अपने राइट्स। वो हम आगे डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे अब। सो पीरियड ऑफ एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था की अवधियाँ। तो एस और हरलॉक जो हैं वो ऑथर हैं जिन्होंने किशोरावस्था को 3 भागों में बांटा है। तो वो भाग हैं, वो 3 भाग कौन से हैं हम वो पढ़ते हैं हम। प्रारंभिक किशोरावस्था जो कि 11 से इसका एज ग्रुप है ये। ठीक है, एज ग्रुप है ये। प्रारंभिक किशोरावस्था होती है 11 से 15 वर्ष। मध्य किशोरावस्था होती है 15 से 16 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था होती है 16 से 19 वर्ष। ठीक है, वही हम पढ़ते हैं इंग्लिश में, यानी कि अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे इन्हीं एज ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, यानी कि विशेषताएं। यहाँ पे क्लियर नहीं है, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो प्रारंभिक किशोरावस्था को हम कहते हैं अर्ली एडोलेसेंस, मध्य किशोरावस्था को कहते हैं मिडिल एडोलेसेंस, लेटर एडोलेसेंस को कहते हैं उत्तर किशोरावस्था। तो इसका एज ग्रुप हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब सीधा बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताओं की ओर। तो अर्ली एडोलेसेंस की सबसे पहली विशेषता है ग्रोथ स्पर्ट, जिसे हम कहते हैं वृद्धि स्फुरण हिंदी में। तो ग्रोथ स्पर्ट की डेफिनेशन है अ पीरियड इन विच ग्रोथ इज़ वेरी फास्ट, दैट इज़ कॉल्ड ग्रोथ स्पर्ट। यानी कि अगर हम समझें इस डेफिनेशन को तो फिज़िकल डेवलपमेंट इसमें होता है, यानी कि हाइट और वेट में रैपिड इंक्रीज़ होता है, यानी तीव्र गति से विकास होता है हमारे मांसपेशियों का, हमारी हड्डियों का। ठीक है, तो उसी को हम फिज़िकल डेवलपमेंट कहते हैं। प्यूबर्टी पीरियड एज भी कहते हैं किशोरावस्था को। हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से इमोशनली जो किशोर होता है वो डिसरप्ट महसूस करता है एक तरीके से। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि मिडिल एडोलेसेंस 15 to 16 ईयर्स का एज ग्रुप होता है। और इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें जो किशोर होता है वो अपने शारीरिक बदलाव यानी कि अपने फिज़िकल डेवलपमेंट, अपने जो चेंजेस हो रहे हैं उसके प्रति अवेयर होने लग जाता है। ठीक है, यानी कि जागरूक होने लगता है। लेटर एडोलेसेंस 16 to 19 ईयर्स एज ग्रुप है। ये एज ऑफ मेच्योरिटी है, यानी कि इस एज ग्रुप में जो किशोर होता है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। उसका जो मल्टी डायरेक्शनल जो डेवलपमेंट होता है वो पूरा हो चुका होता है। उसकी अपनी भाषा पे पकड़ हो जाती है, शब्दों को वो समझने लगता है और एक मेच्योर की तरह बिहेव करने लगता है। और एक एक्सपेक्ट भी किया जाता है आफ्टर
इस एज ग्रुप में आने के बाद 16 to 19 ईयर्स में, कि वो एक समझदार की तरह बिहेव करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की एज होती है, ड्यूटीज़ की एज होती है, कि अपनी ड्यूटीज़ को समझे किशोर, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है। हाँ, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस एट द एज ऑफ एडोलेसेंस बच्चे के साथ बहुत हाई होती है, लेकिन बच्चा फिज़िकली तो मैच्योर हो जाता है, लेकिन मेंटली वो अभी भी मैच्योर नहीं होता है। तो एक राइट इस एज में आफ्टर बीइंग 18 एक राइट मिल जाता है अडल्ट फ्रेंचाइजी एक्ट के अकॉर्डिंग। सो राइट टू वोट, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, सो राइट टू वोट का अधिकार मिल जाता है, यानी कि आप मतदाता बन जाते हो, आप अपना वोट डाल सकते हो और अपने क्योंकि लोकतंत्र है तो डेमोक्रेसी है, आप अपने सरकार खुद चुन सकते हो और आप एक तरह से आप अपनी सोशल भागीदारी निभाते हैं, यानी कि सामाजिक भागीदारी आपकी एक समाज के प्रति होने लगती है। अडल्ट अपीयरेंस की वजह से अपने आप मैच्योर दिखने की वजह से खुद को वो बहुत बड़ा समझते हैं, बड़ा इन द सेंस कि मैच्योर हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, अब हमें कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई गाइडेंस नहीं चाहिए, तो वो फ्रीडम ज़्यादा चाहते हैं। वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि हमने पहले ही पढ़ा था कि फिज़िकल डेवलपमेंट में हाइट और वेट रैपिड इंक्रीज़ होता है, यानी कि हाइट और वेट में रैपिड इंक्रीज़ होता है। हमारी फर्स्ट अर्ली एडोलेसेंस जो एज थी, उस एज ग्रुप में हमने ये पढ़ा था। तो वृद्धि स्फुरण हमने इंग्लिश में तो पढ़ लिया था, क्या पीरियड इन विच ग्रोथ इज़ वेरी फास्ट, दैट इज़ कॉल्ड ग्रोथ स्पर्ट। अब हिंदी में इसकी डेफिनेशन क्या है वो पढ़ लेते हैं। तीव्र गति से शारीरिक लंबाई, भार तथा शारीरिक अनुपात में परिवर्तन होना ही वृद्धि स्फुरण कहलाता है, यानी कि तेज़ गति से आपकी लंबाई बढ़ना, यानी कि आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, आपका जो बॉडी का प्रपोर्शन है वो बढ़ रहा है, और तेज़ गति से आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, विच इज़ हार्मोनल चेंजेस, एनी चेंजेस विच इज़ एक किशोर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगते हैं, तो यही वृद्धि स्फुरण कहलाता है। तीव्र गति से शारीरिक परिवर्तनों को वृद्धि स्फुरण कहते हैं। अब कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस, ठीक है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है शारीरिक विकास, यानी कि कद और भार में कैसे वृद्धि होती है। तो 11 से 13 वर्ष की आयु में अधिक लड़कों की जो लंबाई है वो अधिक, लड़कियों की लंबाई अधिक बढ़ती है, और लड़कों की जो लंबाई है वो 14 से 18 वर्ष की आयु में अधिक बढ़ती है। लड़कियों की तुलना में जो लड़कों का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। और अब आते हैं लैंगिक परिवर्तन, यानी कि सेक्सुअल डेवलपमेंट पे। तो किशोर अवस्था में शारीरिक विकास की मुख्य विशेषता ही यही है कि लैंगिक परिपक्वता, यानी कि सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। और सेक्सुअल डेवलपमेंट आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला है प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हिंदी में इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं प्राथमिक यौन विशिष्टताएं, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं द्वितीय यौन विशिष्टताएं। इसमें जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है उसमें मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाते हैं, विच इज़ कम्स इन द गर्ल्स। सो नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि इन परिवर्तनों के फलस्वरूप, यानी कि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के इस डेवलपमेंट में जो चेंजेस होते हैं वो पहले वाले प्राइमरी से अलग होते हैं। तो इन परिवर्तनों के फलस्वरूप किशोर और किशोरियों के स्वेद ग्रंथियों के सक्रिय होने के कारण उनके जो मुहासे, पिंपल्स आने लगते हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत ही किशोर के लिए एक बहुत चिंता का विषय बन जाता है। अब नेक्स्ट है किशोर अवस्था जीवन की सबसे अस्थिर और अस्पष्ट अवस्था है। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें ना तो किशोर को हम बच्चा समझ सकते हैं ना ही बड़ा समझ सकते हैं। कभी ऐसा आपने सुना होगा कि जैसे पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को अगर वो बड़ों के बीच बैठता है या फिर अपने ओपिनियंस बड़ों के साथ शेयर करता है, तो अभी बड़ी बड़ी बातों में अपने ओपिनियन शेयर करता है तो उसे कहा जाता है अभी तुम बच्चे हो और बड़ों की बातों में ऐसे नहीं पढ़ते, तो उसे वहाँ पे चुप कर दिया जाता है। वहीं पे अगर कोई किसी भी काम में अगर किशोर कोई गलती करता है तो उसे ये कह के बोला जाता है कि तुम बड़े हो गए हो, तुम चीज़ों को ठीक से नहीं करते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो।
तो ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें ना तो वो खुद को बड़ा समझ सकता है, ना ही वो छोटा समझ सकता है अपने आप को, तो वो बहुत अनस्टेबल महसूस करता है। स्वतंत्रता की इच्छा ऑफ कोर्स एक अडल्ट अपीयरेंस पाकर किशोर में स्वतंत्रता की इच्छा होती है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, और वहीं थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड लाइफ होती है एडोलेसेंस में कि बच्चा इधर उधर ना डिस्ट्रैक्ट फील करे। तो पेरेंट्स थोड़े से ज़्यादा डेमोक्रेटिक नहीं होते, लेकिन पेरेंट्स को डेमोक्रेटिक होना चाहिए, बच्चे के इमोशंस को समझना चाहिए। सो दैट्स हियर बाय। सो पारिवारिक संबंधों में बदलाव, चेंज इन फैमिली रिलेशंस। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका ओपिनियंस चेंज होते हैं, तो वो दूसरों के ओपिनियन से अग्री नहीं करता है, तो वहीं रिलेशंस में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। पहचान बनाने की इच्छा, ऑफकोर्स 18 एज में आप अपने ग्रेजुएशन या फिर अपने करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हो, तो वहीं आप अपनी एक आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना चाहते हो कि आप चाहते हो कि मेरी आइडेंटिटी मेरे नाम से हो, ठीक है। एक सोशल सेक्शन बनाना चाहते हैं विच इज़ कम्स बाय योर नेम, ओके। तो शिक्षा नेक्स्ट है, शिक्षा तथा व्यवसाय की तैयारी। आप अपने प्रिपेयर करने लगते हो अपने करियर के लिए, अपने ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो अपने करियर को लेकर और ज़्यादा सोचने लगते हो। तो यही एज है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इस एज में अपने करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगते हो, आप ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हो और सिंगल माइंडेड भी अपने काम को लेकर। व्यक्तिगत पहचान के संकट की अवस्था, यानी कि आइडेंटिटी क्राइसिस भी बहुत होते हैं कि अपनी पहचान बनाने में बहुत सारी ऐसी संकट महसूस करता है किशोर की उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल से वो मिलता है, तो उसके जो रोल मॉडल होते हैं जिनसे वो इंस्पायर है वो क्या करते हैं और उनको ही फॉलो करने की कोशिश वो करते हैं। तो इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा आते हैं कि किशोर कंफ्यूज हो जाता है कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तूफान तथा तनाव की अवस्था, ऑफ कोर्स इतने सारे चेंजेस होते हैं, रैपिड इंक्रीज होता है हाइट और वेट में, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं एक तनाव को महसूस करने लगता है। ये सब कुछ आपके जो चेंजेस होते हैं, सोशल चेंजेस होते हैं, आपके मेंटल चेंजेस होते हैं, कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं, कहने का मतलब ये था, और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिनके कारण जब वो किशोर उनके साथ एक सामंजस्य यानी कि एडजस्टमेंट नहीं बिठा पाता है, तो वो तनाव का अनुभव करता है। परिवर्तन की अवस्था ऑफकोर्स स्टेज ऑफ चेंज है, आप एक नए फेज में कदम रखते हो और एक डिपेंडेंट बच्चे होने के बाद आप इंडिपेंडेंट बनते हो। आप कहीं ना कहीं आप अर्निंग करने लगते हो अपनी खुद की, अपने लिए सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हो कि हाँ नहीं मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। तो ये भी एक स्टेज ऑफ चेंज है कि आप इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो जाओ या फिर आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाओ, तो ये भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वहीं एक हम इमोशनल चेंजेस की बात करेंगे यहाँ पे, इमोशनल चेंज, सो विच कम्स इन इमोशनल चेंज दैट इज़ ईगो सेंटरिज्म। तो ईगो सेंटरिज्म यही होता है कि हम एक किशोर की बहुत कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि वो पर्सनल फेबल, कि वो अपने बारे में ही सोचते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे कोई समझता ही नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल फेबल, कि नो वन कैन अंडरस्टैंड मी। सो वो अपनी बातों को, अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पाते हैं दूसरे लोगों से, और वो समझते हैं कि नहीं मुझे कोई समझता नहीं है, मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ और मैं ही ये सारे चेंजेस फेस कर रहा हूँ। तो वो एक तरह से पर्सनल फेबल ईगो सेंटरिज्म में ही आता है, ठीक है। इमेजिनरी ऑडियंस, जब भी आप ये सोचते हो कि इसमें एक बहुत कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, जब भी हम कोई नई चीज़ करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम खुद ही, सिर्फ हम ही हम सामने एक इमेजिनरी ऑडियंस क्रिएट कर लेते हैं और एक विजुअलाइजेशन हो जाती है हमारे माइंड में, जो सिर्फ हमारे माइंड में चल रहा होती है, रियलिटी कुछ और ही होती है। सो ये सारे हमारे इमोशनल चेंजेस में आते हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें और कमेंट करें, और जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।